मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का, कौन सा पेपर होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर के कितने 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो सभी बच्चे मिलकर करो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपने जो 30,000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो सके। साथ साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट है उसके ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मित्रा का, खरीद सकते हो। तो जरूर से भाई आपके सामने उस पर क्लिक करके आप जरूर से खरीद लेना। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। अच्छे से आपके सामने पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन है। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा? कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्च कर लेना है। क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सर्च करोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए थर्ड सेमेस्टर RUB फर्स्ट के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पे क्लिक कर लेना और पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। प्रशासनिक विचारों का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थॉट पर अपना एक लेख लिखिए। प्रशासनिक विचारों का विकास कोई रातों रात घटना नहीं है, बल्कि ये समय, समाज और औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ निरंतर बदलती रहती है। मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो प्रशासनिक दृष्टिकोण होते हैं, समाज में अलग अलग प्रकार का जो प्रशासन होता है। प्रशासन क्या होता है भाई? जो सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं वो भी प्रशासन में आते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग भी प्रशासन में आते हैं। तो समाज को में कोई भी संस्था है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, उसमें जो लोग कार्यरत रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, वो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। और उनको उनकी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको चलाने के जो विचार है, जो नियमावली है वो कोई रातों रात प्रकट हुई घटना नहीं है, बल्कि समय के साथ वो चीजें बढ़ी है आगे। समाज और औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ निरंतर बदलती हुई वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या हुआ? धीरे धीरे समाज और उद्योग हैं उनकी जैसे जैसे आपके सामने आवश्यकताएं बदलती गई, उसी प्रकार से आपके सामने क्या हुआ, ये जो चीजें हैं, ये जो प्रशासनिक विचार है वो आए। और ये एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया, मतलब वैज्ञानिक ढंग से लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, हम जो प्रशासनिक विचार जो दिए जाते हैं आपके सामने, जो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले विचार है शास्त्रीय व क्लासिकल विचारधारा, जो 1880 से लेकर 1920 तक थी। कौन सी? क्लासिकल। और जो शास्त्रीय विचारधारा है वो 1880 से लेकर 1920 तक ये विचारधारा है। और ये समय कालखंड लगभग आपके सामने जो आपका औद्योगिक क्रांति के बाद का समय है थोड़ा सा। यह प्रशासन का सबसे पहला चरण था। इसका मुख्य ध्यान उत्पादन व कार्य कुशलता और मशीनी दृष्टिकोण पे था। क्या था? प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य करने का सबसे पहले आपके सामने जहां से विचार आने शुरू हुए वो समय काल कौन सा था भाई? यही समय कालखंड था शास्त्रीय क्लासिकल विचारधारा का समय कालखंड 1800 से 80 से लेकर 1920 के बीच में। इसमें किस चीज पर जोर दिया जाता था कि मशीनों से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कराया जाए, लोग जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा काम कैसे करवाए जाए, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सके। इसमें विचारक रहे फ्रेडरिक वेल्सो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन और साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया, जिसे काम करने के सर्वोत्तम तरीके पर जोर दिया गया। तो फ्रेडरिक वेस्लो टेलर ने क्या किया? वैज्ञानिक प्रबंधन, कि हम कोई भी काम करने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे जोड़ सकते हैं। कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक तरीके से कोई भी काम को कैसे कर सकते हैं, उसका आपके सामने उनके द्वारा क्या किया गया? सिद्धांत दिया गया। समझना, काम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? एक कंपनी में अगर 5 कर्मचारी करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें से उनसे सबसे बढ़िया तरीके से काम कैसे करवा सकते हैं, उसका जो सिद्धांत है वो फ्रेडरिक विस्लो टेलर के द्वारा दिया गया।
हेनरी फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए। हेनरी फ्योल ने क्या क्या, प्रशासन को चलाने के लिए 14 अलग अलग सिद्धांत दिए गए उनके द्वारा। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का मॉडल प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर ने क्या किया कि नौकरशाही, समाज में लोग नौकरशाही के रूप में काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, उसका क्या मॉडल होता है, उसके बारे में बताया। इन चरणों ने मनुष्य को केवल आर्थिक मानव, पैसे के लिए काम करना वाला माना गया। तो यह समय वो था जिसके अंदर लगभग मनुष्य से ज्यादा काम कैसे करवाया जा सकता है, मशीनों के बदले मनुष्य से काम ज्यादा से ज्यादा कैसे करवाया जाता है, इस चीज पर जोर दिया गया। समझ में आ गया? तो मनुष्य से ज्यादा काम करवाने पर ज्यादातर जोर था इस समय कालखंड पर। इस समय फिर अगले वाला काम आता है नवशास्त्रीय और मानव संबंध विचारधारा। कब? नवशास्त्रीय या मानव संबंध विचारधारा 1920 से लेकर 1950 तक देखने को मिलती है। क्लासिकल विचारधाराओं की कमियों के कारण इस दृष्टिकोण का जन्म हुआ। क्या हुआ? जो क्लासिकल विचारधारा है ना, उसमें जो कमियां थी, जो पहले वाला जो कालखंड था उसमें कमियां थी। उसमें क्या कमी थी कि इंसान को मशीन बना दिया था कि ज्यादा से ज्यादा काम कराओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, सबसे बढ़िया काम कैसे करवाया जा सकता है कोई भी इंसान से। तो इंसान को सिर्फ मशीन समझ लिया गया, उसके सेहत पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर, उसकी काम करने का जो वातावरण है उस पर कमजोर दिया गया। भैया एक बात बताओ, अगर आपको कोई एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर काम करके आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप काम ज्यादा करोगे, है ना। तो यही है, जो वहां की जो कमियां थी उनको दूर किया गया। इसमें किसकी बात की गई? इसमें मशीनों के बजाय मनुष्य व सामाजिक संबंधों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। किस चीज पर ज्यादा दिया गया? कि मनुष्य है ना, उस पे, और सामाजिक संबंध, जो अलग अलग प्रकार के लोगों के जो आपस में संबंध होते हैं, उन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया। एल्टन मेयो ने हॉर्थोन प्रयोगों ने सिद्ध किया कि कर्मचारियों का उत्पादन केवल भौतिक परिस्थितियों या वेतन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक संबंध, अनौपचारिक समूह और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर भी निबंध करता है। क्या करता है? हॉर्थ ने प्रयोग ने सिद्ध किया कि कर्मचारियों का जो उत्पादन होता है वो भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक संबंधों पर। मतलब कि आप वातावरण तो अच्छा दो नहीं दो, है ना, भाई आप क्या कर रहे हो, सुख सुविधाएं तो आपने, अच्छा वेतन तो दे दिया, लेकिन भाई मनुष्य अच्छे वेतन के बजाय अगर उसके आपस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, वो भी अगर अच्छे से काम करें, मिलजुल कर काम करें, सबका मन लगे, तो आपके सामने वो अच्छे से काम करेंगे। तो यही है, उन्होंने क्या किया, अनौपचारिक समूह और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। कोई भी इंसान है ना, वो मन से संतुष्ट होना चाहिए और मस्तिष्क से उसको मेंटल पीस मिलनी चाहिए, तब इंसान अच्छा से काम करेगा। ये किसने बताया? नवशास्त्रीय विचारधारा ने बताया कि इंसान को पैसे से नहीं, है ना, सारे दिन काम करवाने की मत सोचो, उसको आसपास के लोगों से उसका संबंध बढ़िया होना चाहिए, है ना, उसको लगना चाहिए कि भाई मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पर मेरी इज्जत है, रेस्पेक्ट है। समझ में आ गया? और मेंटली भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आधुनिक विचारधारा 1950 तक, यह सबसे उन्नत विचारधारा है जो प्रशासन को एक जटिल प्रणाली मानता है। क्या होता है? आधुनिक विचारधारा आज के समय की सबसे जटिल प्रणाली है। क्या है? आज के समय की जो आधुनिक विचारधारा है 1950 तक की, यह सबसे जटिल प्रणाली है। इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियर अप्रोच को माना गया। हाइबर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग पर जोर दिया। तो इसमें पहला सिद्धांत किसके आता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच का आता है। इसमें हाइबर्ट साइमन ने क्या किया, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है उसको कैसे निर्माण किया जाता है, कोई भी निर्णय को कैसे निर्माण किया जाता है, उस चीज पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया। समझ में आ गया? तो भाई जिंदगी में डिसीजन लेने पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। भाई आप कोई भी सरकारी नौकरी की, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आपने उसकी बजाय को डिप्लोमा कर लिया, है ना, और आपके डिप्लोमा से क्या जल्दी नौकरी लग गई, तो आपने क्या किया, लाइन से हटकर काम किया, थोड़ा अच्छा डिसीजन लिया, तब आप जल्दी सक्सेस हो गए। तो व्यवहारवादी सिद्धांत यही करता है कि आप जैसा निर्णय लेते हो, जो इंसान जितना बेहतर निर्णय लेता है उतना ही जल्दी सफल हो जाता है। बिहेवियर अप्रोच है। प्रणाली अप्रोच ये मानता है संगठन एक खुली प्रणाली है जो बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है। प्रणाली अप्रोच क्या करती है कि कोई भी संगठन होता है ना, वो ओपन सिस्टम है, खुली प्रणाली है, जो बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होती है। कैसे होती है? भाई आप एक बात बताओ मेरे को, आज से थोड़े से दिन पहले है ना, भारत है ना, भारत अमेरिका से ट्रेड डील करने के चक्कर में भाई भारत ने रशिया से भी तेल लेना कम कर दिया, इजराइल से जाकर भी अपने प्रधानमंत्री मिल रहे थे, है ना। अब देखो इजराइल ईरान आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, तो ईरान से क्या आप अपने को मदद मांगनी पड़ रही है, क्योंकि हार्मोज जो स्ट्रेट है
उसको क्या हो गया, उन्होंने चौक कर दिया। तो समय के साथ क्या है भाई, आपके सामने लड़ाई किन्हीं और की है, पूरी दुनिया परेशान हो रही है तेल और एलपीजी के चक्कर में। तो यही है कि पूरा का पूरा आपके सामने जो संगठन है वो ओपन प्रणाली होता है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बाहरी जो वातावरण होता है उससे भी चीजें प्रभावित होती हैं। आकस्मिक दृष्टिकोण, इसके अनुसार प्रबंधन का कोई भी सर्वोत्तम तरीका नहीं होता है, नीतियां नीतियां सिचुएशन के अनुसार बदलनी पड़ती हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी प्रबंधन का, मैनेजमेंट का कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है, समय के साथ चीजों को हमें बदलना पड़ता है, जैसी सिचुएशन आई वैसे चीजों को हमें बदलना पड़ता है। प्रशासनिक विचारों का सफर मशीनों के कठोर नियमों से शुरू, आज मानवीय भावनाएं, लचीलेपन और तकनीक नवाचार तक बढ़ गया है। मतलब जो प्रशासनिक जो विचारधारा है, स्टार्टिंग में जो प्रशासन की जो विचारधारा हुआ करती थी वो मशीनी युग से शुरू हुई, है ना। फिर उसमें कठोर कठोर नियम हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया। आज आधुनिक संगठन की सफलता का आधार भी इन्हीं सब चीजों पर टिका हुआ है। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न है, मैक्स वेबर के नौकरशाही की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में क्या बताया, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने बड़े व जटिल संगठनों को कुशलतापूर्ण चलाने के लिए आदर्श प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या क्या? जर्मनी समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर ने, समाज में जो बड़े व जटिल संगठन, बड़े बड़े संगठन होते हैं ना, उनको चलाने के लिए क्या है, एक मॉडल दिया कि बड़ी कोई सरकारें हो गई, कोई बड़ी संस्था हो गई, वो कैसे चल सकती है ना भाई। एक आदमी, आपके घर में एक दुकान है, आपकी एक दुकान है परचूनी की, आप चला सकते हो, पूरा मॉल कर दिया, एक आदमी चला सकता है क्या? नहीं चला सकता, रखने पड़ेंगे आपको कर्मचारी। तो यही है, कोई भी बड़ी संस्था, एक उदाहरण दिया मॉल का, लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, है ना, उनको चलाने का क्या सर्वोत्तम तरीका होता है, उसका मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे नौकरशाही कहा जाता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही सत्ता के सबसे तर्कसंगत और कानूनी रूप है। मैक्स वेबर ने क्या कहा, अगर कोई भी बड़ा संगठन चलाना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका उस संगठन को चलाने का नौकरशाही। क्या तरीका है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी सबसे बेस्ट तरीका है, ब्यूरोक्रेसी से काम होता है वो सबसे अच्छा है। नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? स्पष्ट श्रम विभाजन। समझ में भाई, आप चाहे कोई सरकारी कंपनी में काम करो, उदाहरण देके बताऊंगा भाई, पंचायती राज होती है, उसमें 2 अधिकारी होते हैं, एक होता है आपके सामने कौन, पटवारी, एक होता है ग्राम सेवक। पटवारी का जमीन से संबंधित कोई कागजात है उससे संबंधित काम होता है, और ग्राम विकास अधिकारी का काम होता है भाई प्रशासनिक विकास कितना हो रहा है उससे संबंधित होता है काम, आप सबको पता है। अब विकास, अब क्या कभी पटवारी ग्राम सेवक का काम करेगा या ग्राम सेवक पटवारी काम करेगा? कभी नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चाहे कोई पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति आपके सामने, चाहे कोई भी इंसान हो, जो भी पद पर जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसके लिए स्पष्ट नियमावली होती है, उसी के अनुसार उसको काम करना होता है। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही में क्या है, पहला नियम ये है कि इस श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाता है। क्या किया जाता है? स्पष्ट रूप से चीजों को बताया जाता है। संगठन के सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है कि संगठन में किस व्यक्ति का क्या कार्य है, इसको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा सबको। प्रत्येक अधिकारी को उसको विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन के आधार पर काम सौंपे जाते हैं। क्या किया जाता है? कोई भी अधिकारी है उसको कौन से फील्ड का ज्ञान है, उस फील्ड के आधार पर उसको काम दिया जाता है। ना पटवारी को पटवारी का काम है, ग्राम सेवक को, ग्राम विकास अधिकारी का वो काम है, तहसीलदार का अपना काम है ना, ईओआरओ का अपना काम है। तो सब जो व्यक्ति जिस पद पे बैठा उस पद की क्या गरिमा है, उसके क्या नियमावली है, क्या क्षेत्र अधिकार है, उसके अनुसार ही वो काम करता है। ये मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। संगठन पिरामिड के आकार का होता है, कोई भी संगठन होता है वो ऐसे होता है, आदेश ऊपर से नीचे तक जाते हैं। भाई एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ, अगर गिरदवारी की जाती है, मतलब जमीन का मापन किया जाता है, तो उसके संबंधित आपके सामने जो काम कौन करता है? भाई पटवारी करता है ना। अब पटवारी से आकर डायरेक्ट कोई आपके सामने, कोई कृषि विभाग का आपके सामने सचिव तो पूछेगा नहीं कि भाई हाँ रामलाल पटवारी बता तेरे गांव में क्या हुआ, रिपोर्ट नहीं मांगेगा। रिपोर्ट कौन मांगता है? उसे तहसीलदार मांगता है। तहसीलदार को
तहसीलदार को रिपोर्ट भाई एसडीएम कलेक्टर को, और ऐसे जाकर ऊपर तक विभागों में जाती है ना। सीधा उससे भी भाई पटवारी से सीधा कलेक्टर भी अगर निरीक्षण करने आ गया उसकी बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगेगा, वो तो एसडीएम को कहेगा, एसडीएम आपके सामने तहसीलदार को कहेगा, ऐसे चलता है ना। तो यही है, पद के हिसाब से काम होते हैं। पूरा संगठन है वो पिरामिड में होता है, स्पष्ट आदेश श्रृंखला चलती है। निचला अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होती है, कि निचले अधिकारी को अपने से ऊपर वाले अधिकारी से मतलब है, बाकी से कोई लेना देना उसको नहीं है। स्पष्ट पदानुक्रम तरीके से चीजें चलती हैं। लिखित नियम और कानून, संगठन में हर काम कठोर लिखित नियमों के अनुसार होता है। क्या होता है, संगठन में कोई भी काम किया जा रहा है ना, वो ऐसे नहीं हो जाएगा, उसको बहुत ही कठोर और लिखित नियम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, उसके लिए एकदम कठोर स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन होते हैं, रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसी के आधार पे काम होता है। सभी को काम करने के लिए नियमावली बनाई जाती है। क्या की जाती है, एक नियमावली का निर्माण होता है, उसी नियमावली के आधार पे काम होते हैं। इससे निर्णय में एक रूपता और भविष्यवाणी करने की क्षमता आती है, कि भाई आपके सामने हर अधिकारी को पता है उसको क्या काम करना है, किस नियमों के हिसाब से काम करना है, तो ऐसे पता होता है कि भाई इतने दिन में काम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अगले वाला पॉइंट है निवर्यवक्ता, इम्पर्सनैलिटी। नौकरशाही में व्यक्तिगत भावनाओं जैसे प्यार मोहब्बत है ना, नफरत पक्षपात की कोई जगह नहीं होती है। भाई ऐसे नहीं आपके सामने कि आप कोई भी, आप घर के पटवारी हो है ना, आप क्या करें, आपकी किसी से दुश्मनी है, बोले उसकी तो नहीं नापूंगा, सबकी नाप दूंगा, उसको तो पट्टा नहीं दूंगा, सबको दे दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अगर आप ऐसा करते हो या पाए जाते हो तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। आपको सबके साथ क्या करना पड़ता है, समान रूप से व्यवहार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समान रूप से सबसे व्यवहार करना पड़ता है। योग्यता आधारित चयन, हर व्यक्ति का जो चयन है, कोई भी व्यक्ति का, जैसे पटवारी की जो आपके सामने कोई भर्ती चलती है ग्रेजुएशन पे होगी, पुलिस की 10th बेस पे होगी, 4th ग्रेड के 10th बेस पे होगी, होती है ना आपके सामने। भाई जो आरएस की होगी वो भी ग्रेजुएशन बेस पर होती है। जो भर्ती है उसके लिए, कोई भी पद के लिए कोई व्यक्ति, उसकी योग्यता होनी जरूरी है। उसके लिए बाकायदा क्या होती है, उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं, इसके इंटरव्यू होते हैं, उसकी शिक्षा और योग्यता देखी जाती है। ऐसे नहीं कि रामलाल भाई बढ़िया छोरा बोले पटवारी लगा दिया, जमीन बढ़िया ना पाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा आपकी परीक्षा होती है, योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उसको काम पे लग सकते हो। पूरे पूर्णकालीन कैरियर, नौकरशाही में नौकरी एक स्थायी व पूर्णकालीन पेशा है। क्या है, नौकरशाही में आपके सामने कोई नौकरी करता ना, उस व्यक्ति को ये नहीं कि भाई आज लगा दिया कल हटा दिया ना, पूरी जिंदगी भर आपके सामने 60 साल की नौकरी है तो 60 साल का काम करना पड़ेगा। फुल टाइम कैरियर है, पार्ट टाइम कैरियर आपका नहीं है। आपको उसके लिए निश्चित वेतन मिलता है, सेवानिवृत्ति पर आपको रिटायरमेंट होने पर पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है। निष्कर्ष की बात करें, वेबर की नौकरशाही लाल फीताशाही और अत्यधिक कठोरता के साथ आलोचित किया जाता है, लेकिन आज दुनिया के अधिकांश सरकारें और बड़े नियमों से इसी मॉडल को सफलतापूर्ण कार्य करें। भाई मैक्स वेबर का काफी लोग क्या करते हैं, उनका आलोचना करते हैं कि भाई लाल फीताशाही है एकदम, लोग क्या है भाई इसमें कागज कार्रवाई ज्यादा होती है, इसमें सरकारी काम नहीं चलते हैं। लेकिन बात ये है कि बड़ी बड़ी सरकारें इसी पर टिकी हुई हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है, मोस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मोस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को समझे। मोस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। चलिए, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अब्राहम मोस्लो ने 1943 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी प्रस्तुत की। कौन सी थ्योरी प्रस्तुत की, आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये कर्मचारियों को प्रेरित मोटिवेट करने का सबसे मनोवैज्ञानिक तरीका है। मतलब आप कोई भी कर्मचारी को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मोजले ने मनुष्य की आवश्यकताएं अनगिनत है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई तरीका होता है। भाई हर आदमी, अब आपसे कोई पूछे कि भाई कोई आपसे पूछे कि आप जिंदगी में क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, तो अधिकतर बच्चों का ये होगा कि घर का जोर मादी पढ़ाई नहीं मांगता, मैं तो कौन पढ़ना चाहूंगा, है ना। कुछ बच्चों का ये होगा कि भाई आपके सामने इकट्ठे कोई जॉब लाग जाओ तो मारो घर भी सुधर, है ना, पैसा आने लग जाए। काफी बच्चों को यह है कि मजबूरी हो रही है,
है ना। कुछ बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ना, कुछ बच्चों को नंबर लाना है, क्लास में टॉप आना है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो कोई भी मनुष्य है उसको वो कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं जिसके वजह से वो कोई भी काम करता है, ये मोजुले के द्वारा बताया गया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी यही। अगर कभी बीएड करोगे तब पेडोलॉजी में प्रश्न आएगा। तो आवश्यकताओं के, कोई भी मनुष्य की आवश्यकताओं के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है शारीरिक आवश्यकता। कोई भी मनुष्य की पहली आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक रूप से आवश्यकता। जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद और आश्रय, जब तक ये पूरी नहीं होती है व्यक्ति किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता है। आपने सुना होगा ये चीज कि भाई पहले तो पेट पूजा और बाद में काम दूजा। सुना है ना कि पहले पेट भरा होना चाहिए, बाद में व्यक्ति दूसरा काम करता है ना भाई। तो यही आपके सामने कि जीवन में सबसे पहले कोई मनुष्य को अगर कोई चीज चाहिए तो भोजन, पानी और हवा, नींद और आश्रय, बढ़िया घर होना चाहिए। जब अगर इंसान के पास ये सब चीजें हैं तो उसके बाद में वो दूसरी चीजें सोचेगा, वरना पहले तो इसके बारे में सोचेगा। अब मैं आपको बताऊं, अब आप 4-5 दिन से भूखे हो, आपको कुछ नहीं खिलाएगा, पानी के सारी चिंता हो, और आपको कहें कि भाई रोज रोज पर बैठा के आपको, मतलब आपकी फेवरेट गाड़ी है उस पर बिठाकर आपको 2 किलोमीटर बाद, मतलब 3 घंटे बाद में आपको उस गाड़ी में बैठाकर किसी स्टॉल पर लेकर जाएगा और आपको खाना मिलेगा। या आपको ऐसे कहा जाए कि 5 मिनट आपको एल्टो में बैठना है और आपको खाना मिल जाएगा, तो आप क्या कहोगे? एल्टो में बिठा दो, पहले खाना दो मेरे को, यही कहोगे ना। बोले रोल्स रॉयस में तो बाद में बैठ लेंगे, जिंदा रहेंगे तो यही बात है। इंसान की पहले शारीरिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में इंसान बाद में आगे की सोचता है। अगले है शारीरिक सुरक्षा आवश्यकताएं। शारीरिक जरूरतें पूरे होने के बाद में व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा चाहता है। भाई आदमी, अब आप सबका पेट तो भरा हुआ, घर का रोटी दे रहे हैं ना, पर थे सब क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? ताकि भाई कोई जॉब लग जाओ, ताकि भाई आगे टेंशन को नहीं रहे कोई भी चीज की, बढ़िया वेतन मिले, बढ़िया शादी ब्याह जो भी चीज है जिंदगी में बढ़िया हो जाए, है ना। तो जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो वो दूसरी कौन सी चीज सोचता है? सिक्योरिटी के बारे में, कि भाई मैं सिक्योर हो जाऊं, इतना पैसों कमा लूं कि मैं जिंदगी में सिक्योर हो जाऊं। आर्थिक सुरक्षा मायने रखती है इसमें, है ना। आर्थिक और शारीरिक। सामाजिक आवश्यकताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे स्नेह, प्रेम, दोस्ती, समाज, परिवार, जुड़ाव का आवश्यकता होती है। अब आदमी ने पेट भी भर लिया और आदमी ने बढ़िया घर, बढ़िया पैसा कमा लिया, तो अब आदमी क्या करता है? राजनीति करता ना। एक बढ़िया गाड़ी लेगा, 4 आदमी उसके आगे पीछे भी घूमेंगे। क्यों क्यों बनाता है वो आपके सामने सामाजिक ग्रुप? क्योंकि सबको भाई अपनी बढ़ाई करना पसंद है। सबको पसंद है कि भाई कोई लोग मेरे से स्नेह करें, प्रेम करें, समाज में मेरी इज्जत हो। भाई मेरा आदमी क्या करते हैं, जब आदमी के पास बहुत पैसा कमा लेता है वो क्या करता है? सामाजिक कार्य करेगा। कोई किसी की शादी करवा दी, है ना, कोई स्कूल खोल दी, कोई स्कूल में ड्रेस दे दी, ऐसा काम करता है ना। क्यों करता है? ताकि भाई उसका थोड़ा मान सम्मान बढ़े। तो अगले वाली जरूरत कौन सी होती है? सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं। इसमें इंसान किस चीज के पीछे भागता है? प्रेम, स्नेह, दोस्ती व समाज परिवार में जुड़ाव उसका बढ़े, उसके पीछे भागता है। फिर भाई सम्मान की आवश्यकताएं। जब सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होती है तो व्यक्ति आत्म सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, दूसरों से पहचान। तो आदमी ने क्या किया भैया? उसके रिश्ते बढ़िया, राजनीति की, और सब उसके दोस्तों में उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। तो दोस्त बोले भाई चुनाव लड़ दे, बोले तो वो आदमी राजी हो कि भाई चुनाव लड़ दो, सरपंच का, फिर प्रधानी का, विधायक का, जिसका लड़ना चाहते हो चुनाव लड़ दो। क्यों लड़ना है भाई चुनाव? पैसे भी है, पेट भी भरा हुआ है, 4 लोग उसको जानते हैं, फिर भी राजनीति में क्यों आना चाह? क्योंकि मान सम्मान बढ़ता है। आदमी को फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? मान सम्मान की, मेरे को लोग जाने, मेरी इज्जत करें। समझ में आ गया? और शक्ति चाहता है कि भाई उसके पास पावर हो, वो जाए तो 2 लोग उसके सामने ऐसे कि साहब मारो भी काम कराए जाए, होता है ना। तो यही है इंसान की अगली इच्छा होती है सम्मान की चाहत। अगले वाला पॉइंट आत्मबोध, आत्म सिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन नीड। ये पिरामिड का सर्वोच्च स्तर होता है। यह बनाने की इच्छा है कि इंसान बनने की क्षमता रखता है, उसे व्यक्ति पूरी क्षमता को प्राप्त करना और रचनात्मक कार्य चाहता है। फिर आदमी क्या चाहता है कि आदमी ने क्या किया भाई? पहले पेट भर लिया, नौकरी लग गया, लोग उसके दोस्त हो गए, फिर उसको वो राजनीति में चुनाव भी लड़ लिया, अब बुढ़ापा आ गया। अब आदमी को क्या चाहिए? बोले वो सब कुछ कर लिया, बोले भगवान को नाम ले लिया, जन आदमी के सुने भजन करे।
समझ में आ गया। तो फिर आदमी के अंत में क्या करता, आत्मा बोध, आत्म बोध, आप में ही विलीन होना पसंद करे। समझ में आ गया। कोई भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, है ना, आपके सामने कोई साधु संतों में बैठना शुरू कर दिया, ज्ञान की बातें करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि सब अंत में क्या हो जाता है, कोई चीज काम नहीं आती इंसान की। तो यही है, इंसान अंत में क्या करता है भाई, आत्म बोध, आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ने लग जाता। तो ये 5 स्टेज होते हैं कोई भी मनुष्य के जीवन में उसकी जरूरतों की। सिद्धांत का नियम, मोजले का मानना है एक संतुष्ट आवश्यकता कभी भी पूर्वक मोटिवेटर नहीं हो सकती है। व्यक्ति हमेशा अगले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। आदमी का कभी भी जीवन में अगर एक इच्छा पूर्ति हो गई तो वो वही नहीं रुकेगा, वो दूसरी के पीछे भागेगा। समझ में आ गया। पेट भरता है आदमी है, सोचा बढ़िया घर बना लिया, ओ है ना, आदमी का बढ़िया घर बनता है तो आदमी का यहाँ लगा कि भाई अब आप बढ़िया गाड़ी लिया, गाड़ी लेने के बाद में आदमी थोड़ा और पैसा कमा लिया, जब दफा सोचा कि गाड़ी घोड़ो तो लिया कि सरपंच को चुनाव ही लड़ जाए, सरपंच को जीतता है, विधायक को जीता को, है ना। तो ये इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं, इंसान की इच्छाएं सदा चलती रहती है। निष्कर्ष की बात करें, मोजले ने सिद्धांत प्रबंधकों को यह समझाने में मदद करता है कि उसका कौन सा कर्मचारी किस स्तर पे है, ताकि वे उस स्तर के उचित प्रोत्साहन को मनोवैज्ञानिक दे सके। क्या कर सके, मोजले ने सिद्धांत प्रबंधक को यह सिद्धांत प्रबंधन को यह समझाने में मदद करता है कि कौन सा कर्मचारी किस स्तर पे है, आपकी कंपनी में कौन सा कर्मचारी किस स्तर पे है, उस हिसाब से उसको मोटिवेट करो, उसी हिसाब से वो आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करके। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला पॉइंट है पीईआरटी सीपीएम क्या है, इसे प्रशासनिक प्रबंध में आधुनिक उपकरणों के रूप में समझाइए। तो पीईआरटी और सीपीएम क्या होता है, इसके प्रशासनिक प्रबंध क्या होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पीआरटी और सीपीएम जटिल और बड़े प्रोजेक्ट जैसे भवन निर्माण, अंतरिक्ष मिशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की योजना बनाने में काम आते हैं। भाई पीआरटी और सीपीएम कहाँ आते हैं, कोई बड़े बड़े काम अगर आपको करने हैं, कोई भवन का निर्माण करना है, कोई अंतरिक्ष का कोई मिशन है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की योजना बनानी है, तो कोई बड़े बड़े काम करने हैं, उसमें ये काम आते हैं। समय निर्धारण करने और उन्हें नियंत्रण करने की दो सबसे शक्तिशाली आधुनिक गणितीय व नेटवर्क तकनीकें हैं। क्या है कि कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। भाई अंतरिक्ष मिशन है, इतना बड़ा मशीन, इतनी बड़ी योजना होती है, एक कोई मिसाइल जो जाती है ऊपर की तरफ, उसमें पता नहीं कितने हजार पार्ट लगते हैं, तो कोई समय योजना बनेगी नहीं। तो हर प्रकार से चीजों को समय पे किया जा सके, है ना, कैसे कोई भी काम को ढंग से करने का ये तरीका होते हैं। क्या सिद्धांत है, पीईआरटी, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसका विकास 1950 के दशक में अमेरिका नौसेना की पनडुब्बी परियोजना में किया गया था। कब किया गया था, जो पीआरटी सिद्धांत है इसका विकास 1950 के दशक में अमेरिका नौसेना की जो पनडुब्बी परियोजना है, कौन सी परियोजना है, जो पनडुब्बी बनाने की जो योजना होती है उसमें इसका प्रयोग किया गया था। इसका उपयोग नए गए व अनिश्चित प्रोजेक्टों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कोई नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। क्या नहीं था, ऐसे प्रोजेक्ट भाई जो पहली बार बन रहे हैं। भाई कोई काम नयो भी करना पड़ा है, कई बार कोई पनडुब्बी बनाई पहली बार बनाई जा रही, तो इसके लिए सबसे पहले तकनीक को उपयोग करोगे। तो ये किसमें काम आता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में। कोई भी नई चीज बना रहे हैं उसको रिसर्च और डेवलपमेंट में ये काम आता है। पीआरटी समय अनुमुख, टाइम ओरिएंटेड और प्रोबेबिलिस्टिक तकनीक है। मतलब कि कोई भी काम समय पर करवाना आपको, और पहली बार कर रहे हैं तो इस तकनीक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पूरा करने का समय पहले पता नहीं होता है, नया काम कर रहे हैं तो पता नहीं भाई कितने दिनों में होगा। समझ में आ गया। इसीलिए इसके समय को 3 अनुमान लगाए जाते हैं, आशावादी, निराशावादी और सर्वाधिक समय। मतलब कोई भी नया काम कर रहे हो तो 3 तरीके हैं। आशावादी के है, बोले 1 साल में कर देगा, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहो तो थे कर दो, थाला घर का 2 साल में नौकरी ला के दिखाती हूँ, कहती है ना। निराशावादी कि भाई जी 2-1 साल तैयारी करी, जा घर का बोले कोई बात को नहीं बेटा, को नहीं 2-1 साल और कर ले, तो 2-3 साल कर ली, जा घर का बोलिया कि बेटा रहने दे, घना दिन तैयारी कर ली, तेरों कठिना को लगे हाथ को नहीं, तेरे पेपर भी क्लियर को नहीं, तो अपना घर खेती कर। तो यह कौन सी अप्रोच है, निराशावादी। बोले वो 4 साल तक अगर नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुए ना तो तैयारी छोड़ दिए, वह है निराशावादी अप्रोच। और तीसरी कौन सी है, सर्वाधिक पॉसिबिलिटी, मोस्ट लाइकली। घर का बोलिया कोई बात को नहीं, बोले शादी तो करी को नहीं, 4 साल होगा, 2 साल और दिया तब, बोले 6 साल में तो हो ही जाना चाहिए, कहना है। समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से कोई भी काम जब पहली बार कर रहे हो तो वो कालखंड
जिसके अंदर आप कोई भी काम को कर सकते हो, वो कौन सी अप्रोच होती है? आशावादी। निराशावादी क्या कि भाई कोई बात को नहीं हो तो उठी इंसान हार मान जाए। और सर्वाधिक संभावित कि कोई वो समय इसके बाद में तो आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, वो क्या होता है? संभावित समय होता है। सीपीएम क्रिटिकली पाथ मेथड क्या होता है? इसका अर्थ विकास ड्यूपॉइंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। काम क्या था? इसका उपयोग उन नियमित रूटीन में जाने पहचाने प्रोजेक्टों में किया जाता था। सीपीएम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कोई जानी पहचानी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट होती है उसमें प्रयोग किया जाता था, जिनका काम पहले कई बार किया जा चुका है, जैसे सड़क बिल्डिंग बनाना। मतलब इस तकनीक का उपयोग वहां किया जाता है जो काम पहले हो चुका है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे नौकरी लगे, प्रमोशन आपको कब मिलेगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हो आप। उदाहरण दे रहा हूं, वैसे इसमें सड़क बिल्डिंग बनाने वाला उदाहरण सही है। सीपीएम गतिविधि अनुमुख एक्टिविटी ओरिएंटेड निश्चित डिटरमाइंड तकनीक है। इसमें प्रत्येक गतिविधि में लगने वाला समय बिल्कुल निश्चित पता होता है। बेरो 10 साल बाद में नौकरी करना बाद में प्रमोशन में लगो तो उठे भी लगो। समझ में आ गया? या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, आप क्या बिल्डर हो, तो आप देखते बता दो कि भाई आपको कोई कोई कस्टमर आया, उसने बताया कि मेरे को ऐसी बिल्डिंग चाहिए, आपने देख के बता दिया 1 साल में बना दूंगा इसको, 6 महीने बना दूंगा, 3 महीने में बना दूंगा। कैसे बताया? उस तकनीक से बताया आपने। इस तकनीक में लागत नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। आप किस चीज पर जोर दोगे कि कैसे आपके सामने कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लो, है ना? ये या कम से कम कैसे पैसा लगाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट को सबसे लंबा रास्ता क्रिटिकल पाथ खोजती है। आधुनिक प्रबंधन का महत्व, समय में बचत। यह तकनीकें प्रबंधन को बताती हैं कि कौन सा काम एक साथ किया जा सकता है और प्रोजेक्ट जल्दी पूरा कैसे। भाई आज के समय टाइम की वैल्यू है, सीधी बात है। कोई भी काम जितना जल्दी हो सके मनुष्य उसी से कराएगा, तो समय की बचत के लिए काम करवाए जाते हैं। लागत की कमी, देरी से बचने के लिए अतिरिक्त खर्चे बचते हैं। भाई लगे रहोगे कभी ना कभी तो कोई काम हो जाएगा, लेकिन फायदा है क्या? आप ले ले तो, है ना? खर्चा भी बहुत बैठ जाता है, तो खर्चा भी नहीं होना चाहिए। संसाधनों का आवंटन, इसे पहचान में मदद मिलती है कि अधिक आदमियों मशीनों की आवश्यकता है या कहाँ उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरत है 5 लोगों की, लगा रखे आपने 10 लोग। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।